बिस्मिल्लाह करते हैं। तो पहले तो मैं उमर को थैंक यू करती हूँ कि आपने मुझे ये स्पीच देने का मौका दिया इस चीज़ पे। और बस शुरू करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। अगर बीच में कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप लोग चैट पे मैसेज कर दीजिएगा। तो प्रेजेंटेशन के एंड में जो है वो फिर उसको वन बाय वन जो है हम बताते रहेंगे। जो भी इसका सोल्यूशन वगैरह जो होगा बता दूंगी मैं उसका। बीच में जो है म्यूट रखिएगा तो बेहतर रहेगा। तो स्कॉलरशिप इन चाइना, तो चाइना में बहुत सारी स्कॉलरशिप होती है, बट टुडे वी विल फोकस ऑन सीएससी एंड एनसो स्कॉलरशिप दैट आर द मोस्ट बेस्ट स्कॉलरशिप इन चाइना। तो मैं खुद जो हूँ सीएससी स्कॉलरशिप विनर हूँ लास्ट ईयर की, और कंबाइन में मैं भी वॉलेंटियर हूँ। तो इससे रिलेटेड जितनी भी सीएससी या फिर एनसो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझे होगी मैं आपको बताती रहूंगी। तो मैं ये सेशन दोनों, मेरे ख्याल से फॉरेनर्स भी कुछ हैं तो उनके लिए इंग्लिश में, और फिर अपने पाकिस्तानियों के लिए तो इंग्लिश और उर्दू में करूंगी। तो पहले जो है, सबसे पहले तो सवाल यही आता है कि चाइना में क्यों स्कॉलरशिप में आए हम पढ़ने के लिए, जबकि आपके पास यूरोप भी है, आपके पास यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे ममालिक हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि चाइना के हैं। पहली बात तो ये कि फुल फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो चाइना में ही मिलती है। बहुत जैसे अमेरिका की स्कॉलरशिप है तो वो फुल फंडेड नहीं होती। आपको रिसर्च असिस्टेंट या टीचिंग असिस्टेंट करना होता है तो आपकी फुल टाइम जॉब होती है, और पार्ट टाइम आपको रिसर्च करनी होती है। दूसरा फिर ये होता है कि आप अगर इटली वगैरह में जाते हैं, यूरोपियन ममालिक में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको रिसर्च के साथ साथ जॉब की तरह आपको काम करना पड़ता है। यहाँ पे चाइना में ये है कि आपका पूरा रिसर्च पे फोकस होता है। आपको जरूरत नहीं होती है कि आप जो है वो प्रोफेसर के या फिर डिपार्टमेंट के काम कर रहे हो। तो फुल आपका जो है रिसर्च पे ही काम होता है। सेकंड जो है ये कि यहाँ की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पे 2000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है। तो जो टॉप यूनिवर्सिटीज जो है ये इनका जो शुमार है ये आपके यूरोपियन या अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के लेवल का है। रिसर्च वगैरह जैसे मेरी अपनी यूनिवर्सिटी जो है उनकी कोलेब्रेशन जो है वो यूएस की यूनिवर्सिटीज से है। इसके अलावा दूसरे डिपार्टमेंट्स में दूसरी यूनिवर्सिटीज से कोलैबोरेशन होती है। तो बीच में ऐसा होता है कि कुछ सेशन हमारे 6-7 महीने के हम वहाँ पे भी चले जाते हैं, यहाँ पे भी कर रहे होते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट अब से 5 साल 10 साल पहले के चाइनीज एजुकेशन की वैल्यू नहीं होती या फिर फ्यूचर जो है स्कोप इतना नहीं होता, तो वो चीज़ अब सही नहीं है, क्योंकि इसका उतना ही स्कोप है जितना आपके बाहर के किसी और मुल्क का होता है। सो चाइना इज बेसिकली heavily invested in its educational system, with several universities like the Tsinghua and Peking University consistently ranking among the top institution globally, particularly in STEM programs. तो स्टेम प्रोग्राम जैसे आपके टेक्नोलॉजी, साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स है, इसमें बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है चाइना ने। फिर अफोर्डेबिलिटी है कि आपका यूएस यूके में आपको फुल फंडेड होती नहीं है। चाइना में आप कहीं भी पढ़ रहे हो आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप शंघाई में या बीजिंग में भी हो तो सीएससी या एनजो या कोई भी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी की है तो आपका लिविंग एक्सपेंसेस और सेविंग दोनों साथ साथ हो जाती है। फिर द यूनिवर्सिटी इन चाइना कवर provide government and offer numerous scholarships like CSC, ENSO, government and university specific scholarship that can cover tuition, accommodation, health insurance and provide a monthly living stipend. English taught programs, so इसमें English taught programs भी होता है, आपके Chinese taught programs भी होता है। ग्लोबल नेटवर्किंग, जैसे भी मैंने बताया कि यू विल हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू स्टडी अब्रॉड और इन reside inside China, build connection with Chinese and international students, academics all around the world। आपकी होती है पर्सनल ग्रोथ भी होती है आपकी, कि आप यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे कल्चर देखते हैं, यहाँ पे ग्लोबल इन्फ्लुएंस देखते हैं, तो आपको थोड़ा सा अलग से अपने आप को स्किल को शाइन करना आ जाता है। अब मैं आपको इस एनजो स्कॉलरशिप का पहले बताती हूँ। बेसिकली एनजो स्कॉलरशिप इज अ major fully funded scholarship program in China for international masters and PhD students. So it is not for bachelor's students. It is focused on science and technology. It is offered from two universities in Beijing. One is USTC and another university is UCAS. So PhD program offer tuition waiver
monthly stipend of 6,000 to 7,000 CNY per month, depending whether the awardee has passed the qualification test. तो इसमें एक टेस्ट होता है जो कि आपको देखना पड़ता है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको किस लेवल पे रखती है। तो एक बहुत मुश्किल नहीं, सिंपल सा टेस्ट होता है। मास्टर्स के लिए ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता। आप सिंपल जो है आपका अगर दाखिला हो जाता है तो आपको 3,000 CNY पर मंथ आपको पे कर रही होती है यूनिवर्सिटी। देन हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है, जो कि यहाँ पे 800 RMB के बराबर होती है। RMB यू CNY एक ही चीज है। देन ट्रेवल कॉस्ट इज कवर्ड, सो यू विल रिसीव अ वन टाइम सब्सिडी फॉर योर फ्लाइट फ्रॉम योर होम कंट्री टू चाइना। देयर इज नो एप्लीकेशन फीस फॉर अप्लाइंग फॉर दिस स्कॉलरशिप। और उसके आखिर में ये है कि आपकी जो ग्लोबल नेटवर्किंग वगैरह है उस लिहाज से ये वीआईयू यूनिवर्सिटी बहुत टॉप की है। तो इसमें आखिरी साल कुछ जो अच्छे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक साल जो दूसरे शहरों में या दूसरे मुल्क में भी लेके जाया जाता है। और इसके अलावा हर चीज आपकी पूरी फुल फंडेड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसका ये कि आप जो है प्रोफिशिएंट हो इंग्लिश में या चाइनीज में। तो आपके ऊपर है कि आपके पास एक लेटर होना चाहिए। आइल्स की जरूरत नहीं है। प्रोफिशिएंट आप इंग्लिश में है तो प्रोफिशिएंसी लेटर जो है आप अपनी यूनिवर्सिटी से ले लें। अगर आप चाइनीज में कोई कोर्स किया हुआ है आपने, एचएस के एग्जाम होता है किसका चाइनीज लैंग्वेज का, वो किया हुआ है तो आप वो शो कर दे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि मास्टर्स में ये तकरीबन 200 स्टूडेंट्स को दाखिला देते हैं और पीएचडी जो है वो 100 स्टूडेंट्स को देते हैं। तो थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा होता है क्योंकि हाई पेइंग स्कॉलरशिप है ये। मास्टर्स के लिए आपके जो है 30 इयर्स जो है वो डेडलाइन है कि आप 30 साल से ज्यादा नहीं हो सकते। पीएचडी के लिए 35 इयर्स से ज्यादा नहीं हो सकते। एलिजिबिलिटी इसके अलावा जो है वो वेबसाइट में है, बेसिक चीजों की है कि आपका मास्टर्स में कर रहे हैं तो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए जो 16 साल तक की एजुकेशन है। पीएचडी में कर रहे हैं तो आपकी मास्टर्स की जो सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपकी 3+ CGPA होनी चाहिए। इसमें जो है आपको एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होता है अपने प्रोफेसर का। तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी यूएसटीसी या यूकास यूनिवर्सिटी जिसमें भी आपने सेलेक्ट किया है उसके प्रोफेसर को ईमेल करके आप उनसे एक्सेप्टेंस लेटर ले ले तो आपके चांसेस बन जाते हैं कि आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लेकिन ये है कि आप दोनों यूनिवर्सिटी यूएसटीसी और यूकास में एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। एक चूज करनी होती है आपको और फिर उसके थ्रू आप एनसो में अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो चुका है 15 अक्टूबर से। डेडलाइन इसकी जो है वो 31 जनवरी तक की है। तो इससे पहले पहले आप जो है वो अप्लाई कर लें, एक्सेप्टेंस हासिल कर लें। तो अभी तो काफी टाइम है, तकरीबन मेरे ख्याल से 2-3 महीने, तो इसमें हो जाएगा। और यूएसटीसी में अगर आपको अप्लाई करना है तो उसका ये मैंने वेब लिंक भेज दिए दोनों यूनिवर्सिटी के, जो आप देख सकते हैं सामने। ये मेरे ख्याल से उमर से मैं कह देती हूँ कि ये आपको शेयर भी कर देंगे। तो सब दोनों की सेम सिमिलर एलिजिबिलिटी है लेकिन पोर्टल अलग है, जो मैं आगे बताऊंगी भी, वो देखना होता है ना। सीएससी स्कॉलरशिप। CSC is a basically government scholarship from China, is mostly full-funded scholarship program for international student wanting to study in China. It's managed by Ministry of Education in China. It has three types. So, level of education is bachelor's, then master's and doctorate. तो एनजो में जो है वो बैचलर्स नहीं था, इसमें बैचलर्स है। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी 279+ यूनिवर्सिटीज हैं, जो कि चाइना में वैसे तो 2000 यूनिवर्सिटी, लेकिन सीएससी जो है वो सिर्फ 279 यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप ऑफर करती है। इसकी 3 टाइप्स है, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। टाइप सी जो है वो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तानियों के लिए नहीं होती, वो दूसरे ममालिक के लिए, अफ्रीकन के इलाके कुछ कंट्री उनके लिए होती है। टाइप ए और टाइप बी में जो है, टाइप ए एचएससी के थ्रू होती है। आपको पहले एचएससी के पोर्टल में जाके वहां से हेट या यूसेट एग्जामिनेशन देना होता है। वहां से अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो फिर आप सीएससी पोर्टल में अपने यूनिवर्सिटी और फील्ड चूज करते हैं और फिर आप अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली आपके लिए एचईसी का एग्जाम को पास करना जरूरी होता है टाइप ए के लिए। इसमें ये है कि आप खाली 2 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं चाइनीज में, कि आपको दो अगर प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस मिल गए 2 यूनिवर्सिटी के तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं दोनों के थ्रू। और फिर जिसमें भी आपका चांस ज्यादा बन जाता है तो वो फिर आप को उसमें दाखिला मिल जाता है।
टाइप बी में ये ऐसा नहीं है। टाइप बी में खाली एक यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें यूनिवर्सिटी पे पहले आपको अप्लाई करना होता है और फिर सीएसई के पोर्टल में बाद में अप्लाई करना होता है। वो यूनिवर्सिटी आपको ईमेल में इंस्ट्रक्शन बता देती है कि आपको स्टेप वाइज किस तरह प्रोसेस करना है इसके लिए। बेनिफिट्स इसके हैं कि इसमें भी ट्यूशन फीस जो है फ्री है। हेल्थ इंश्योरेंस जो 800 आरएमबी की होती है वो आपको इसमें भी फ्री है। अकोमोडेशन जो है वो अगर आप कैंपस के अंदर रह रहे हैं यूनिवर्सिटी में तो फ्री है। ऑफ कैंपस रह रहे होते हैं तो आपको अलग से सब्सिडी मिल रही होती है। तो आप अगर बैचलर्स या मास्टर्स के तो 700 आरएमबी आपको मिल रहे होते हैं। पीएचडी के हैं तो आपको 1000 आरएमबी अलग से ऑफ कैंपस रहने के मिलते हैं। तो जो लोग फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो उनको ऑफ कैंपस रहना पड़ता है, तो उनके लिए ये सूटेबल होता है। स्टिपेंड जो है वो आपकी बैचलर्स की 2500 आरएमबी पर मंथ होती है। ऑफ कैंपस अगर आप रहना चाह रहे हैं तो 700 आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। मास्टर्स के लिए आपको 3000 आरएमबी पर मंथ मिलती है। और इसमें भी लेकिन ऑफ कैंपस के सेम प्राइस है कि आपको 700 आरएमबी मिलते हैं। डॉक्टरेट के लिए आपको जो है 3500 आरएमबी पर मंथ मिलते हैं और ऑफ कैंपस 1000 मिल होते हैं। तो ये पाकिस्तानी में कल से 2.25 लाख के करीब बन जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप रह रहे हैं तो आपके लिए आराम से रहने के लिए काफी होते हैं पैसे। जैसे इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी आसान है एनसो से। एनसो में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा अच्छी वेल पेड स्कॉलरशिप है और कम लोगों के लिए है। अब यहाँ सीएसई तो बहुत सारे 800 1000 स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो वो इसमें आपको सिंपल इंग्लिश के लिए प्रोफिशिएंसी लेटर कोई सा भी आपके पास यूनिवर्सिटी का है तो वो चाहिए होता है बैचलर्स में। और मास्टर्स या डॉक्टरेट में भी यही होता है। ये अगर आपका चाइनीज टॉट प्रोग्राम है तो आपका एचएस के एग्जाम होता है, उसका लेवल होता है 1 to 4। तो वो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि आपको एचएस के 1 चाहिए, 2 चाहिए थी या 3 चाहिए होता है। तो वो अगर चाइनीज टॉट प्रोग्राम है तो उसके लिए आपको वो एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। बैचलर्स के लिए इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट चाहिए। एज लिमिट जो है वो 25 ईयर्स है। ड्यूरेशन जो है वो 4 to 5 ईयर्स होता है। मास्टर्स के लिए भी आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट काफी है। अगर चाइनीज टॉट प्रोग्राम है तो फिर एचएस की सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसमें जो है एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो प्रिफर्ड है क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो एक्सेप्टेंस लेटर वाले स्टूडेंट्स को ही दाखिला में ज्यादातर मिल रहा होता है। फिर आपकी बैचलर्स की डिग्री चाहिए। एज लिमिट इसमें 35 ईयर्स है और ड्यूरेशन मास्टर्स का 2.5 से 3 साल होता है। यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट मैटर करता है। डॉक्टरेट के लिए जो है उसमें भी सेम इंग्लिश का आपको प्रोफिशिएंसी चाहिए। चाहे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है, चाइनीज टॉट प्रोग्राम है तो आपको एचएसके का एग्जाम का लेटर चाहिए। फिर इसमें है कि आपको पब्लिकेशंस चाहिए होती हैं। अगर इंटरनेशनल जर्नल से आपकी पब्लिकेशन है तो बहुत अच्छी बात है आपकी। एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो पीएचडी में आप बस मस्ट ही समझ लें क्योंकि इसके बगैर जो है मैंने जितने अपने सर्किल में पूछा है बगैर एक्सेप्टेंस वालों को पीएचडी में अब नहीं मिल रहा दाखला। और फिर मास्टर्स की डिग्री और उसमें भी अच्छी जीपीए मैटर करती है। इसकी एज लिमिट 40 ईयर्स है और ड्यूरेशन 4 साल का होता है। और अगर 4 साल में अगर आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो 1 साल एक्सटेंडेबल होता है, वो खास केसेस में होता है। अच्छा, अब इसमें ये है कि आप अप्लाई कैसे करते हैं। तो आपका एनजो स्कॉलरशिप जो है क्योंकि दो यूनिवर्सिटीज ही ऑफर करती हैं तो यूएसटीसी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना जो है उसका पोर्टल जो है इस तरह का होता है। ये आपको जो मैंने वेब लिंक पहले दिखाया था उसमें आप जाके ये अपना लॉगिन आईडी और पूरा अकाउंट बना सकते हैं। और फिर उसमें जो है आप क्रिएट एप्लीकेशन में जाके अपनी एप्लीकेशन जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, यूकास यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस जो है इसमें भी यही सेम है कि आप इसी तरह अपना अकाउंट बना लें और फिर इसमें रजिस्टर हो जाएंगे। सीएससी में भी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक नहीं, ये जर्नल एक पोर्टल है जिसमें आपको अपना अकाउंट बनाना होता है। इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो तीनों में यानी कि आपका एनजो स्कॉलरशिप हो गई या सीएससी स्कॉलरशिप हो गई, इसमें सेम ही होता है। आपको पहले तो रेज्यूम या सीवी चाहिए होती है जो कि चाइनीज में नॉर्मली आपके पास अगर यूरो फॉर्मेट है तो उसमें प्रेफर की जाती है, वरना कोई भी अच्छा सा फॉर्मेट आप देख सकते हैं इंटरनेट से तो उसमें आप बना दें। पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए जो कि एक्सपायरी उसकी कम से कम 6 महीने के बाद की हो। एक अपनी पिक्चर होनी चाहिए चाइनीज वीजा फॉर्मेट की।
फिर तीसरी रिक्वायरमेंट आपकी एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम चाइनीज प्रोफेसर है, जो कि आपको लेना जरूरी है आजकल, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि कंपटीशन काफी हो गया है। फिर आपकी यूनिवर्सिटी की एडमिशन फीस आपको पे करनी पड़ती है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज जो है 400 से 600 RMB स्टार्टिंग में ही आपसे फीस मांग रही होती हैं दाखिले के लिए। तो वो आपको पे करनी पड़ती है। वो आप किसी भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, या अगर आपकी फैमिली में या दोस्तों में कोई चाइना में है तो आप उसके थ्रू भी भिजवा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। और फिर आपकी जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो दिखाना होता है, जो आप किसी भी अपनी जहाँ से भी आपने पढ़ा है, बैचलर्स या मास्टर्स, आप वहां से ले सकते हैं। अगर चाइनीज टॉप प्रोग्राम है तो आपको HSK का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो नॉर्मली मैं मशवरा देती हूँ कि आप चाइनीज टॉट ना करें, क्योंकि चाइनीज तो बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। तो आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम को ही सर्च करें और उसी के में अप्लाई करें, चाहे आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, बैचलर्स के लिए या PhD के लिए। फिर आपकी सिक्स रिक्वायरमेंट जो है, दो आपको रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं अपने प्रीवियस एकेडमिक्स से। तो आपने जहाँ से भी बैचलर्स या मास्टर्स किया वहाँ के एसोसिएट या फुल प्रोफेसर का लेटर चाहिए होता है। तो इस चीज का प्लीज ख्याल रखिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर का जो है वो रिकमेंडेशन लेटर कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, तो खाली एसोसिएट या फुल प्रोफेसर ही का चाहिए। फिर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन लेटर होता है, जो कि मेडिकल फिटनेस दिखता है आपकी। तो वो एक चाइनीज फॉर्मेट में, जो मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी। तो उसका आपको लेटर सबमिट करवाना पड़ेगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, जो कि विद इन 6 मंथ्स का होना चाहिए। वो आपको कहीं से भी, आपके जो भी एरिया का पुलिस वाले हैं, वहां से आप निकलवा सकते हैं। फिर आपकी है स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल की रिक्वायरमेंट। तो स्टडी प्लान जो है बेसिकली आपका, हर यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसका अलग फॉर्मेट होता है। उसमें आपको, जैसे आप अपना बैचलर्स में गैंट चार्ट बनाते हैं ना, तो वैसे ही आपको मेंशन करना होता है कि आपकी स्टडी कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक आपको क्या करना है। अगर जैसे आप बैचलर्स के तो 4 साल में आप क्या करना चाह रहे हैं, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन 3 साल में आप क्या करना चाह रहे हैं। तो वो आप उस फॉर्मेट के लिहाज से अपने रिसर्च के बारे में बता सकते हैं। PhD में रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है, तो उसका भी फॉर्मेट यूनिवर्सिटी में ही अवेलेबल होता है उनकी वेबसाइट में। फिर आपकी जो है नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, नोटराइज कॉपी ऑफ प्रीवियस एकेडमिक डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट चाहिए है। तो आपकी कोई भी डिग्री नोटराइज आप करवाने की कॉपी चाहिए होती है उसकी। ये HEC से अटेस्टेड नहीं, नोटराइज एक अलग होती है, तो वो आपको नोटराइज कॉपी अटैच करनी होती है। फिर आपका जो है ये एक्सपीरियंस लेटर, और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशंस हैं तो ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन होता है, उसमें आप अटैच कर सकते हैं। पब्लिकेशंस हैं तो बहुत आपके चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है रिसर्च पेपर और पब्लिकेशन पे बहुत फोकस होता है। तो अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका प्लस पॉइंट है, और अगर आप PhD में तो आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। लिखा हुआ तो होता है ऑप्शनल, लेकिन उसके बगैर आपको दाखिला मिलता नहीं है। और फिर लास्टली आपको प्री एडमिशन लेटर मिलता है। ये उस वक्त मिलता है जब आपका दाखिला हो जाता है यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी आपके दाखिले और इंटरव्यू लेती है, उसके बाद आपको ये लेटर देती है, जो आपको CSC के पोर्टल में अटैच करना पड़ता है। ये एनसो में जो है वो आपको मिल जाता है, लेकिन आपको अटैच नहीं करना पड़ता। CSC में आपको अटैच करना पड़ता है, और फिर उसके बाद आप एक दफा दोबारा CSC पोर्टल में सबमिट करते हैं अपनी एप्लीकेशन, तो आपको फिर आखिर में चांस मिलता है। ये इसका रिजल्ट, जैसे अगर आप अभी, ज्यादा डेडलाइन जो है दिसंबर या जनवरी में यूनिवर्सिटीज की हैं, तो आपको इसके बाद CSC की स्कॉलरशिप मिलने का रिजल्ट आपको मई तक पता चलता है। और एनजो में भी ऐसी है कि आपको मई तक, जून तक आपको फाइनल आंसर पता चलता है कि आपका दाखला हुआ है या नहीं। अच्छा, मेडिकल फिटनेस या फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन का जो फॉर्मेट था वो ये है। ये आपको वेबसाइट में, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट और CSC को, एनजो की, उसमें मिल जाएगा। यही फॉर्मेट जो है आपको प्रिंट करवा के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इस सब चीजों का टेस्ट करवा के स्टैंप लगवा के सबमिट करवाना होता है ये। और ये आपको 2 दफा करवाना होगा। एक दफा आपको जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होंगे यूनिवर्सिटी में या CSC के लिए, एनजो के लिए। और फिर सेकेंड टाइम आपको वीजा के बाद जब आप चाइना में लैंड करेंगे तो वहां पे आपको रेजिडेंस परमिट आपका एक दफा रिन्यू होगा, यानी कि आपको एक वीजा मिलता है 3 महीने का। उसके बाद आपको अपने 3 या 4 साल का आपके एजुकेशन, अगर 3 साल के 3 साल का,
4 साल का एक अलग चाइना में आके लेटर देना होता है। तो उसके लिए आपको ये मेडिकल फिटनेस का 2 दफा आपको करवाना पड़ता है। हाउ टू सर्च फॉर यूनिवर्सिटी स्लैश प्रोफेसर्स। तो these are 4 links. First one is how from where we can find universities. Second is the official Enzo website link, enzo.org. Third one is CSC website, and final is QS ranking, जिससे आप देख सकते हैं कि आपको रैंकिंग यूनिवर्सिटीज की कैसी है, ताकि आप देख लें कि आपकी CGPA या आपका प्रोफाइल जिस तरह का उस लिहाज से आप यूनिवर्सिटी अपनी सर्च कर लें। तो ये सबसे पहले जो कैंपस चाइना की वेबसाइट है उससे अब उसमें अंदर जाएंगे तो आपको इन यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम्स में कैटेगरीज एंड प्रोग्राम्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप अपना जो भी डिग्री प्रोग्राम है, लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश जैसे होती है, और प्रोग्राम की फील्ड, यानी अगर आपका डेटा साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, तो वो आप सर्च करें। वो सर्च करने के बाद जैसे मैंने देख सकता हूँ ऊपर मास्टर्स लिखा हुआ है, मास्टर्स और कंप्यूटर की फील्ड मैंने सेलेक्ट की है, तो आपको ये लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज मिल गई है कि इन यूनिवर्सिटीज में कंप्यूटर में मास्टर्स की इंग्लिश लैंग्वेज में ये प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि आप बेहतर है कि सारी जितनी भी यूनिवर्सिटी है, 10, 20, 40, आप इन सबको नोट कर लें एक्सेल शीट में, और फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके फैकल्टी को सर्च करें। फैकल्टी को जब आप सर्च कर लेंगे तो जो भी आपकी रिसर्च है उससे अलाइन करते हुए प्रोफेसर होंगे, उनको फिर आपको ईमेल करनी होगी एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। तो फिर ये आ जाता है आपका फाइंड अ प्रोफेसर, कॉन्टैक्ट प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड रिक्वेस्ट हिम टू एक्सेप्ट यू एज अ स्टूडेंट। Having acceptance letter from professor will increase your chance of scholarship. तो बेसिकली किस तरह करनी है आपको ईमेल, तो आपको इस तरह का ही मैंने एक टेम्पलेट दे दिया। ये 3 आपको पैराग्राफ बनाने हैं। पहले में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है पूरा, और बीच में आपको सारी अपनी रिसर्च बतानी है कि आपकी जो रिसर्च है और उन प्रोफेसर से कैसे अलाइन करी है आपकी रिसर्च, उस बारे में आपको बताना है बीच में बॉडी में। और लास्टली आपको प्रोफेसर से क्या चाहिए, तो वो आपको मेंशन करना है। तो लास्ट में आप ये लिखेंगे कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। अगर आप CSC के लिए एक्सेप्टेंस लेटर लेना चाह रहे हैं तो आपको ये बताएंगे कि मुझे CSC स्कॉलरशिप के लिए आपसे एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, और अगर आपको एनजो के लिए चाहिए तो आप एनजो का लिखेंगे। तो इस तरह का आपको बहुत बड़ी ईमेल नहीं लिखनी, बहुत छोटी ईमेल नहीं लिखनी, बिल्कुल इस तरह का जो फॉर्मेट है कि 1 पेज में नजर आ जाए, उनको नीचे स्क्रॉल ना करना पड़े उनको ईमेल में। तो इस तरह करें। और प्रेफर किया जाता है कि आप आउटलुक या हॉटमेल यूज करें, क्योंकि यहाँ पे जीमेल जो है वो ब्लॉक होती है। एक और फॉर्मेट जो है वो इस तरह का, अगर किसी को ये फॉर्मेट समझ आ रहा है तो वो उस तरह भी कर सकता है 2 पैराग्राफ में, लेकिन आखिर में मेंशन करना होता है। और जैसे इसमें लिखा हुआ है कि प्लीज फाइंड माय CV अटैच, तो आपको CV ट्रांसक्रिप्ट है आपकी तो ट्रांसक्रिप्ट अटैच कर लें। अगर आपने कवर लेटर लिखा हुआ तो अच्छी बात है, आप वो भी उसके साथ अटैच कर लें। बहुत ज्यादा चीजें अटैच नहीं करनी। CV ट्रांसक्रिप्ट आप समझे कि वो बस आपको अटैच करना होता है, और अगर आपकी कोई स्पेशल अचीवमेंट है तो आप वो अटैच कर सकते हैं। जैसे अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वगैरह से इंटर्नशिप की हुई है तो उसका एक आप अटैच कर सकते हैं। 2 से 3 चीजें अटैच करनी होती हैं, CV और ट्रांसक्रिप्ट, और एक और कोई चीज अगर आपकी अचीवमेंट की है तो। उसके बाद ये है कि आप प्रोफेसर आपसे इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू के लिए इस तरह का एक एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है आपको। वो फिर आपको अपनी यूनिवर्सिटी और CSC के पोर्टल में या एनसो के पोर्टल में अटैच करना होता है। तो हर यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट डिफरेंट होता है। अब finally interview session. So prepare a proper presentation on PowerPoint with the following key points mentioned in the presentation. Overall introduction with your name and academic background. Mention your aim and objective for the study. Write the main points of your research slash study plan, preferably with figures and Gantt charts. Your reason for choosing your professor and university, your future goals and plans. तो बेसिकली 2-3 स्लाइड्स इंट्रोडक्शन और आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड की होने चाहिए। आपके एम और ऑब्जेक्टिव जो है वो आप स्टडी प्लान में वैसे ही आपको बताना होता है, वो भी आप उस तरह थोड़ा सा ग्राफिकल करके दिखा दें तो अच्छा रहता है। मेन पॉइंट अपने रिसर्च के जो है वो फिगर्स से बताएं, क्योंकि अक्सर इंटरव्यू में इतना टाइम होता नहीं, उनको बहुत सारे 500-600 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेना होता है, तो आपके पास 5 से 7 मिनट होते हैं इंटरव्यू के। तो उसमें अगर आप फिगर्स होती हैं तो वो उसमें
आसानी हो जाती है आपके सिलेक्शन में। और फिर आप आखिर में प्रोफ़ेसर्स की इन्फॉर्मेशन बताते हैं, अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल गया है, तो आप उसके बारे में बताते हैं। इंटरव्यू जो है वो डिपेंड करते हैं, एक तो आपके प्रोफ़ेसर एक्सेप्टेंस से पहले भी इंटरव्यू लेते हैं आपके, कुछ प्रोफ़ेसर होते हैं जो कि आपको टास्क ईमेल में दे देते हैं एक्सेप्टेंस लेटर से पहले, कि आपको जो है अगर एक्सेप्टेंस चाहिए तो आप ये मेरा टास्क करके दें। कुछ जो है वो रिसर्च पेपर से रिलेटेड कुछ बोलते हैं कि फाइंडिंग या रिपोर्ट दे दें। और ज़्यादातर जो है वो इंटरव्यू लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है प्रोफ़ेसर की मर्ज़ी पे वो क्या करवाना चाहता है। एक्सेप्टेंस के बाद जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, उसकी फ़ीस देते हैं, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है, वो आपसे इंटरव्यू लेता है। उसके लिए ये सब पॉइंट्स होना ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं, तो वो फिर आपको ईमेल आती है और फिर उसके बाद आपका प्रोसेस सीएसई या एनज़ो का स्टार्ट होता है। तो फाइनली क्योंकि इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, तो मैं एक फाइनल रन डाउन करती हूँ कि आपको जो है क्या-क्या चीज़ें देखनी होती हैं। So this is for applying for CSC or ENSA scholarship. तो पहला आपका है कि check eligibility and deadline. So make sure you meet the age, health, academic requirements and note the application deadlines for each university which you are applying for. तो आप यूनिवर्सिटी में भी देख लें उसकी डेडलाइन खास तौर पर नोट कर लें. Then choose a program, select your desired university or field of study. Find supervisor for master's or PhD program. Secure a letter of acceptance from that professor agreeing to supervise your research. Then prepare documentation. Gather all necessary paperwork, including transcript, certificate, degree, research plan or research study plan, passport, medical reports, police certificate, recommendation letters from your previous educational level. Then apply online. For CSE, apply through Chinese embassy for type A or directly through a university for type B using the specific agency number on the CSE portal. तो आपकी वेबसाइट में एजेंसी नंबर मेंशन होगा जो आपको सीएसई वाले पोर्टल में तो आपको मेंशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा. Then for ENSO scholarship, apply directly via UCAS or USTC University Application System. Submit and monitor your application. Submit your application and track their status. The results are typically announced between May to August. It depends each year. It's different. Then after that, you will start processing for your visa. तो वीज़ा के क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं वो बाद में देख लेंगे। वो अभी आप ये चीज़ें कर लें। वो चीज़ें जो है वो आपको इंटरनेट पे चाइनीज़ एम्बेसी की पता चल जाती हैं। लेकिन ये सारे ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स आप यूज़ कर लें। एक जो टिप मैं दूँगी कि स्टार्ट द प्रोसेस अर्ली, डबल चेक ऑल डॉक्यूमेंट्स। तो अभी आपके जैसे एनज़ो का अक्टूबर में स्टार्ट हो गया, सीधा सीएसई भी स्टार्ट हो गया है। डेडलाइन दिसंबर टू फरवरी होती है, तो अभी से स्टार्ट करेंगे तो आपके चांसेस बेहतर बनेंगे इस चीज़ के। अच्छा, जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, कुछ लोगों के इसमें से सवाल-जवाब थे जो मैंने देखे थे। तो फैमिली वीज़ा काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि फैमिली के लिए कैसे करना होता है? तो फैमिली के लिए वैसे तो डायरेक्टली लोग कहते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 95% लोग ये करते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा हासिल करके चाइना आ जाते हैं और फिर उसके बाद अपनी फैमिली को बुलाते हैं। तो उसके लिए इन्विटेशन लेटर होता है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी आपके लिए इश्यू करती है, जिसमें आपके अगर आप कोई भी स्पाउस को बुला रहे हैं या बच्चों को बुला रहे हैं, तो उनका नाम, उनका पासपोर्ट नंबर ये मेंशन करना होता है और फिर यूनिवर्सिटी का स्टैम्प लगता है। वो लेटर आप फिर अपनी फैमिली को देते हैं और फिर पाकिस्तान से या जो भी आपकी होम कंट्री है वहाँ से आप अप्लाई करते हैं, तो वो लेटर चाहिए होता है। वीज़ा प्रोसेस जो है वो सिंपल है हर साल चेंज होता है। मेरे टाइम पे तो डायरेक्ट मैंने अपॉइंटमेंट भी नहीं था, गई थी मैं और डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए थे। कुछ दिन बाद इंटरव्यू हुआ था और वीज़ा मिल गया था। लास्ट ईयर मैंने सुना है कि ऑनलाइन था, ऑनलाइन आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे, फिर आपके पास आया था अपॉइंटमेंट डेट, वहाँ पे आपने फिज़िकली डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे और फिर आपके पासपोर्ट में वीज़ा लग के आया था। तो वो हर ईयर डिफरेंट होता है, वो आपको वेबसाइट से ही चेक करना पड़ेगा। फिर एक ऑफ कैंपस के रहना वो डिपेंड करता है आप किस जगह से रह रहे हैं। अगर आप ऑफ कैंपस रहना चाह रहे हैं तो अगर आप सिंगल हैं तो आप 1 आध दोस्त आपस में मिलके रह लें तो आसानी हो जाती है कि वो फिर अच्छा आपको घर मिल जाता है सस्ते में।
अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपको ऑफ कैंपस ही रहना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको अलग से अलाउंस मिलेगी, तो आप रह सकते हैं। अब आप अगर शंघाई या बीजिंग जैसे शहर से, तो आपको यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर लेना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी से करीब घर जो बहुत महँगे मिलते हैं। और आप दूसरे शहरों से हैं, तो वो जो लेस एक्सपेंसिव शहर हैं, तो वहाँ से फिर आपको आसानी हो जाएगी, आप करीब यूनिवर्सिटी के ले सकते हैं सस्ते में। और लिविंग एक्सपेंस जो है वो चाहे एनज़ो हो, चाहे सीएसई हो, चाहे आपकी कोई यूनिवर्सिटी रिलेटेड स्कॉलरशिप हो, जैसे प्रोविंशियल स्कॉलरशिप होती है और आपकी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप होती है, एक आध स्कॉलरशिप शंघाई की होती है। तो उन सब में लिविंग एक्सपेंसेस बहुत आराम से हो जाते हैं, 1000-2000 में अगर आप सोचें तो आप रह सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं होता। तो बेसिकली ये प्रेज़ेंटेशन थी, वन स्टेप बाय स्टेप। अगर आपके क्वेश्चन्स हैं तो आप बता दें, तो फिर हम कवर कर लेते हैं। आप चैट में लिख दें या अगर आपको ऑडियो करना तो आप बता दीजिएगा। अ, अच्छा, ये पर काशिफ़ जो है वो पूछ रहे हैं बैचलर्स का। अभी आप बैचलर्स कर रहे हो और ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, तो ट्रांसफ़र का यहाँ पे कोई वो नहीं है कॉन्सेप्ट। यूनिवर्सिटी में आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं और आप दोबारा फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा जो है वो आप ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते हैं यहाँ पे। हाँ, अगर आपके जो है बैचलर जैसे खत्म होने वाला है 2026 के एंड में, तो मेरे ख़्याल से एंड में तो नहीं, अगस्त या सितंबर से हो जाता है, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपकी ट्रांसक्रिप्ट की आ चुकी होगी उस टाइम पे, और एक होप सर्टिफ़िकेट होता है जो कि आपको डिग्री की जगह मिलता है। तो वो होप सर्टिफ़िकेट आपको यूनिवर्सिटी से लेके फिर उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आपकी जो स्कॉलरशिप एनज़ो है, ये खाली मास्टर्स और बैचलर्स के लिए, इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है और आपकी दूसरी जैसे सीएससी स्कॉलरशिप, ये बैचलर्स की भी होती है। तो इस स्कॉलरशिप में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास बस इंटर का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। अगर वो है तो आप बैचलर्स के लिए जो है ले सकते हैं दाखिला। लेकिन ये कि सब चीज़ों के लिए सबसे पहले आपको प्रोफ़ेसर और अपनी जो फ़ील्ड ऑफ स्टडी जो आपको करनी है, वो आपको फाइंड करनी होती है। नोटराइज़ेशन, अच्छा, किसी ने पूछा है नोटराइज़ जो है वो एचईसी की वेरिफ़िकेशन है, तो नहीं, एचईसी की वेरिफ़िकेशन नहीं होती। नोटराइज़ अलग से होती है। हर शहर में अलग से जो है वो कमिश्नर का कोई वो एरिया होता है, तो आपको वहाँ अपने जो भी शहर है वहाँ से आपको देखना होगा, तो वो कमिश्नर के स्टैम्प के साथ नोटराइज़ होता है। तो वो एचईसी की वेरिफ़िकेशन नहीं होती है, वो अलग चीज़ है। अच्छा, यूनिवर्सिटी का पोर्टल, किसी का सवाल है कि वी हैव टू अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी पोर्टल देन ऑन सीएसई, दोनों को एक साथ भी आप कर सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, लेकिन ये कि एक साथ ही कर लें, क्योंकि आपको पहले यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाना होता है, फिर उसके बाद आपको प्री एडमिशन लेटर मिलता है, फिर आपको सीएसई में सबमिट करवाना होता है। लेकिन आप साथ-साथ कर लें तो वो भी सही रहेगा। किसी ने पूछा है 3 सीजीपीए से ज़्यादा जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बैचलर्स हो सकता है, तो यहाँ पे 2.6 सीजीपीए वाले स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। आपकी खाली जीपीए मैटर नहीं करती, अगर आपने दूसरी चीज़ें की हुई है, आप सर्टिफिकेशंस की हुई हैं आपने अगर, या आपकी पब्लिकेशंस हैं या कोई और चीज़ें हैं, तो आपका हो जाता है दाखिला यहाँ पे। मेन चीज़ जो मैटर करती है वो प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस होती है। और फिर ये कि आपकी जो सीजीपीए उस लिहाज से आप यूनिवर्सिटी देख लें। तो यहाँ की अगर आपकी सीजीपीए 3.5 प्लस है, तो आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है, टिसिंगुआ हो गई, पेकिंग हो गई, वहाँ पे अप्लाई करेंगे। आपकी सीजीपीए अगर आप कम है या प्रोफाइल आपका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता आपको, तो फिर आप थोड़ी-सी हल्की लेवल की यूनिवर्सिटी कर लेते हैं। वो तो जैसे आपका पाकिस्तान में होता है, वैसे ही आपकी वहाँ का भी है कि जो आपका लेवल प्रोफाइल आपको फ़ील होगा, व उसी टाइप की आप यूनिवर्सिटी सर्च करें। एंड एयर फेयर जो है वो खाली आपका एंड स्कॉलरशिप ऑफर करती है, जो मास्टर्स और पीएचडी के लिए। सीएससी में जो है आपको खुद ही एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे एक एंथनी साहब है जो कह रहे हैं कि इंग्लिश मुश्किल है। एंथनी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सीएससी और एनसो स्कॉलरशिप, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन हियर, आई विल गाइड यू इन इंग्लिश।
but for other students I will prefer to speak my native language. और चाइनीज, रिदा आपका जो सवाल है चाइनीज प्रोग्राम रिसर्च बेस होता है, तो हाँ मास्टर्स और पीएचडी जो है वो रिसर्च भी होती है। मास्टर्स में क्लासें बहुत होती हैं, आपकी 5 से 6 जो है आपकी कोर्सेज होते हैं, और बाकी आपको रिसर्च भी करनी पड़ती है। और पीएचडी जो है उसमें भी आपको कोर्सेज करने पड़ते हैं, टोटल लेकिन कम होते हैं। टोटल 6 से 8 कोर्सेज करने पड़ते हैं आपको, जो एक साल में कवर हो जाते हैं, और फिर उसके बाद आपको रिसर्च करनी होती है। मास्टर्स में दोनों बराबर है, रिसर्च और आपका कोर्स वर्क। सीएससी में खाली एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। सीएससी में आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आपको एक्सेप्टेंस मिल जाता है, आप उसी में प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस जिस यूनिवर्सिटी से मिल रही है उसी में एक ही में अप्लाई कर सकते हैं। और जो टाइप ए सीएससी भी दो टाइप की मैंने बताई थी, टाइप ए और टाइप बी। तो टाइप ए में जो है आप दो यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, और टाइप बी जो है उसमें आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो मस्ट है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स, बल्कि काफी स्टूडेंट्स के मसला आता है कि वो ईमेल कर रहे होते हैं प्रोफेसर्स को, लेकिन प्रोफेसर जवाब नहीं दे रहे होते एक्सेप्टेंस के लिए। तो उनके लिए मैं यही कह सकती हूँ कि अपने प्रोफाइल को किसी भी प्रोफेसर जो आप जिनसे आपने पढ़ा है उनसे एक दफा रिव्यू करवा लें। अपनी सीवी रिव्यू करवा लें, अपना आपकी जो भी सर्टिफिकेशंस वगैरह आपने की हुई है तो वो एक दफा रिव्यू करवा लें। कवर लेटर अगर आप भेज रहे हैं, ईमेल जो भेज रहे हैं, वो आप किसी प्रोफेसर जो भी जिस जहाँ से भी आपने पढ़ा है पिछले एकेडमिक्स में, तो वहां से आप अपना रिव्यू करवाएं। क्योंकि यहाँ पे चाइनीज प्रोफेसर जो है वो उनके पास डेली जो है वो 100 से ज्यादा ईमेल्स आती हैं, तो जो बहुत ही ज्यादा स्टैंड आउट हो रही होती हैं उनको वो सिलेक्ट करते हैं। बाकियों को वो फिर नहीं कर रहे होते इतना ज्यादा इंटरटेन। तो वो थोड़ा सा इशू है, और अब ज्यादा हो रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा होता है ना, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो कोशिश में लगे रहें आप। और ये कि अपने प्रोफाइल को सर्टिफिकेशन जो मुख्तलिफ होते हैं, जैसे यहाँ पे कंबाइन में वॉलंटियर वर्क बहुत अच्छा है, तो आप वॉलंटियर बने यहाँ पे या किसी भी जगह पे। सर्टिफिकेट अगर आपको कहीं से हासिल कर सकते हैं, या मूक कर सकते हैं, मूक यानी कि जैसे कोर्सेरा में करवा रहे होते हैं, यूडेमी में करवा रहे होते हैं, इस तरह के कोर्सेज वगैरह करके अपना प्रोफाइल स्टैंड आउट करवाएं बाकियों से, तो इनशाला आपका चांस ज्यादा बन जाएगा। थिंक अब और किसी के क्वेश्चंस है नहीं, तो ये सेशन फिर क्लोज कर लेते हैं, या अगर किसी के क्वेश्चंस है तो फाइनल मुझसे एक दफा पूछ लें, वरना फिर ये किसका खत्म कर लेते हैं। जो फील्ड चेंज करने वाली चीज यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो आप अगर किसी और फील्ड के हैं, किसी और में लेना चाह रहे हैं चाइना में, तो आप दाखला ले सकते हैं। अगर आपकी डिग्री जून में कंप्लीट हो रही है तो आप नेक्स्ट ईयर बिल्कुल आप ले सकते हैं दाखला, इसमें कोई इशू नहीं है। सीवी अच्छी कैसे बनेगी? सीवी अच्छी ऐसे बनेगी कि आप अच्छे अच्छे काम करें, सर्टिफिकेट हासिल करें, इंटर्नशिप्स करें, इस तरह आपकी फिर सीवी अच्छी बन जाएगी। झूठ नहीं लिखना, जो भी आप काम कर रहे हैं वो उसमें मेंशन करें। आपका जो है ऑक्सफोर्ड फॉर्मेट होता है, कैम्ब्रिज फॉर्मेट होता है, यूरोपास फॉर्मेट होता है। ये तीनों फॉर्मेट आप इंटरनेट से ले सकते हैं, और फिर आप उससे अपनी जो सीवी चेंज करवा, जो भी आप अपना एडिट कर लें तो हो जाएगा। अभी जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं नेक्स्ट सितंबर के लिए। तो नेक्स्ट सितंबर से पहले अगर जिसकी भी डिग्री खत्म हो रही है पिछले अगले नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में, दिसंबर वगैरह में नहीं, जिसकी भी खत्म हो रही है अगस्त से पहले तक, तो वो नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकता है। एनजे स्कॉलरशिप की डेडलाइन जो है वो है 15 जनवरी, उससे पहले तक आप कोशिश करें। और सीएससी की जो डेडलाइन है वो यूनिवर्सिटी बेस होती है, तो आपको यूनिवर्सिटी में वेबसाइट में जाके देखना पड़ेगा, हर यूनिवर्सिटी की अलग डेडलाइन है सीएससी के लिए। मास्टर्स इन डेटा साइंस अवेलेबल होगा, हर फील्ड अवेलेबल है, डेटा साइंस, एआई, डेटा एनालिटिक्स, सब चीज़ें हैं यहाँ पे। इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज, आपको अपनी हर फील्ड मिल जाएगी, बस आपको सर्च करना है, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। स्कॉलरशिप के लिए क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आपका रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो प्रोफेसर से अलाइन होना चाहिए। अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो आपके 40 to 60% चांसेस बन जाते हैं। अगर आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो फिर मुश्किल है। तो
कोशिश करें पब्लिकेशन करने की। यहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिकेशन इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। रिसर्च पेपर आप कर लें। आप ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं, लेकिन अब कोई भी प्रोजेक्ट क्लास में जो कर रहे होते हैं वो आप अपने प्रोफेसर से मिलके उसका अगर कोई पब्लिकेशन लोकल पब्लिकेशन भी कर रहे हैं तो वो मैटर करती है। So, ma'am, we have last question. I think we are done then. Just start. Can we work with scholarship? Is that allowed or is this stipend enough? I think this is the last question of the session. Then we are gonna end. स्कॉलरशिप के साथ आप काम नहीं कर सकते। खाली आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, उसके साथ आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, कोई जॉब नहीं कर सकते। और स्टाइपेंड जो मोर देन इनफ होती है, आपकी सेविंग भी हो रही होती है। कुछ लोग जो है यहाँ पे पाकिस्तान में भी भिजवा रहे होते हैं अपने वालिदैन को, तो स्टाइपेंड इज मोर देन इनफ, यू डोंट नीड टू वर्क। एंड अगर आप पकड़े गए काम वाम करते हुए तो आपको डायरेक्ट डिपोर्ट कर दिया जाता है। Thank you so much, ma'am, for today's session. It really means a lot. Thank you so much, everyone, for attending the session. I hope that answers all of your questions. Now we're going to end the session. Thank you so much for attending.